गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एबीसी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। जीओसी की क्लास में आज अपन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस, ये जो पार्ट है ये हाइपर कॉन्जुगेशंस का एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशंस के एप्लीकेशन में स्टूडेंट अपन लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, इन दोनों एप्लीकेशंस की चर्चा की थी। तो चलिए आज अपन शुरुआत करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। देखो स्टूडेंट, अपन इसको कुछ इस तरह से समझेंगे। ये एल्किन है, एल्किन की रिएक्शन अपन हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे, एक तरह से इसका रिडक्शन करवाएंगे और यहाँ पे अपन इसको क्या बोल देंगे, हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजनेशन होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये बन जाएगा एल्केन। ये अपना एल्केन बनेगा, मतलब ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगी और दूसरी हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगी। देखो ऑल ओवर इस रिएक्शन में जो क्या क्या चेंज हुए हैं वो अपन देखते हैं। इसमें एक पाई बॉन्ड था, वन पाई बॉन्ड दिख रहा है आप सब लोगों को, ये एक पाई बॉन्ड है। वन पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वन पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि इसमें टू सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है। टू सिग्मा बॉन्ड मतलब यहाँ पे एक बाई बॉन्ड तो टूट गया, ये पाई बॉन्ड तो टूट गया और यहाँ पे दो नए सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं। ठीक है, ये होती है अपनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। देखो अपन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यहाँ पे जो अपन टर्म्स पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शंस होगी उसमें कितनी हीट रिलीज होगी। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, some amount of energy release that is called heat of hydrogenations। इसको लिख सकता हूं मैं स्टूडेंट इस तरह से, ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन, ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन some amount of some amount of heat released, heat released, heat released that is called, that that is called, उसको अपन क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। ओके है स्टूडेंट, मतलब इस रिएक्शंस में जो भी एनर्जी, जो भी हीट बाहर निकलेगी, ठीक है, बाहर जो एनर्जी निकलेगी इसको अपन जैसे एच से, डेल्टा एच से दिखाए या फिर जिस भी फॉर्मेट में इसको अपन दिखाए, तो जिस एनर्जी को अपन, जो एनर्जी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में बाहर निकलेगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। देखो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, अगर हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को अपन क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी ये। अब एक्जोथर्मिक रिएक्शन का अपन देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़े, इसका अगर अपन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़े तो कि इस तरह का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनता है। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे क्या बनता है, ये एथेन, और किससे बन रहा है, एथीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्टेंट है अपना, और ये क्या है स्टूडेंट, प्रोडक्ट है। ओके है, देखो उसके बाद में यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो एनर्जी में डिफरेंस है, मतलब ये जो एनर्जी है ये एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इसी को अपन क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट, देखो ये जो एनर्जी है ये एनर्जी किसकी है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये एनर्जी किसकी है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होगी और ये वाली जो एनर्जी है, यहाँ पे आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, इस एनर्जी को अपन बोलेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट।
ओके है। और जो एंथैल्पी चेंज होगा या फिर एनर्जी चेंज होगा, जिसको अपन बोलते हैं डेल्टा एच, वो क्या होगा अपना एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब इसको अगर मैं शॉर्टली ईपी लिखूं तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इसको अगर शॉर्टली ई आर लिखूं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ईपी माइनस ई आर यही अपनी वैल्यू होगी जो भी हीट में चेंज होगा, ठीक है। जो हीट में चेंज का मतलब या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट एक चीज बताओ मेरे को कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये वाली जो प्रोडक्ट की एनर्जी है, ओके, ये कितनी है? देखो ये कम है, ठीक है। मान लो सपोज करो ये 5 किलो कैलोरी है और ये वाली कितनी है, 10 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे अगर अपन डाटाज लिखे तो 5 - 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। मतलब ये जो माइनस साइन अपने को क्या बताता है, जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है एनर्जी। ओके स्टूडेंट, समझ में आई बात? यहाँ पे मैं इस कंसेप्ट को देख सकता हूँ कि एल्कीन से जब अपन एल्केन बनाते हैं तो एनर्जी बाहर निकलती है, रिलीज होती है, न कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसीलिए मैंने इस रिएक्शंस को क्या बोल दिया, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। अब देखो यहाँ पे जब अपन इसकी रीजनिंग सॉल्व करेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस, मतलब कंपाउंड को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊं, अच्छे से समझना आप लोग। देखो तो अगर मान लो ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, ठीक है। अगर इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करूं, अगर इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करूं तो ये वाला जो एनर्जी यहां से जो स्टार्ट होती है, ये एनर्जी क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। मतलब यहां से स्टार्ट होगा अपना ये, मतलब थोड़ा सा मैं डार्क पेन यूज कर लूं इसमें। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पहले यहाँ पे एनर्जी थी, ये एनर्जी थी, ठीक है। जब अपन इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं तो ये एनर्जी कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है सपोज करो। मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये थोड़ा नीचे आ जाता है। देखो एमओटी में याद करो आप, जब आपने पढ़ाई की एमओटी का मतलब अपन ने ये देखा था कि जिस ऑर्बिटल्स की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। अगर देखो अपन इसको स्टेबल कर रहे हैं, इसको क्या किया अपन ने, स्टेबल किया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम हो गई ना थोड़ी, ये कम हो गई, ठीक है। यहाँ पे इतनी थी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है और प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ओनली डिफरेंस ये बचेगा। देखो पहले डिफरेंस क्या था, पहले डिफरेंस ये था, और जब इसको अपन स्टेबल कर रहे हैं तो ये डिफरेंस कम हो जाएगा, और इसी डिफरेंस को स्टूडेंट अपन ये बोलते हैं क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक बात बोल सकता हूँ कि अपन एल्किन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, एल्किन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, एल्किन की स्टेबिलिटी जब इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। वापिस सुनना, इस कॉन्सेप्ट को मैंने क्या बोला है, मैंने यही बोला स्टूडेंट कि अपन ने ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया पहले, ओके, इस वाले गैप को अपन क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये मान लो HOH बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ओके। अब इसका स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब स्टेबिलिटी जब एल्किन की इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो यहाँ पे थी फर्स्ट, यहाँ पे थी तो इससे कम हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है इसी को अपन क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। आ गई होगी आपको बात समझ में। तो यहाँ पे एक मैं कॉन्सेप्ट लिख लेता हूं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब देखो स्टूडेंट, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है।
वापस रिपीट कराऊं, देखो टू टाइप्स की एल्किन होती है, जिसमें एक कॉन्जुगेटेड एल्किन एंड दूसरी होती है नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन। कॉन्जुगेटेड एल्किन हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन से। अब अपन नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन की बात करें, ठीक है, तो उसमें अपन क्या देखेंगे, पहले अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो वो वाली एल्किन स्टेबल होगी, और अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम है तब अपन किसकी तरफ जाएंगे, एसिमेट्रिक एल्किन और सिमेट्रिक एल्किन। ओके, इसमें एसिमेट्रिक एल्किन मोर स्टेबल होती है देन एसिमेट्रिक एल्किन के। अगर मान लो सिमेट्रिक एल्किन दो मिल गई अपने को, तो ट्रांस वाली एल्किन ज्यादा स्टेबल होगी सिस वाली एल्किन से। ये अपन ने कल की क्लास में पढ़ लिया था। यहाँ पे अपन रीजनिंग कर लेते हैं इसकी। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब आपको अरेंज करना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में। ओके, ये ले लिया मैंने फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, ये वाला एग्जांपल ले लिया। थर्ड एग्जांपल मैंने जैसे ये ले लिया, और फोर्थ एग्जांपल ले लिया है ये वाला एग्जांपल। ओके है स्टूडेंट, देखो क्या करना है अपने को इसमें, सारे के सारे क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड नहीं है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने हैं। अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये वाली डबल बॉन्ड है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे और यहाँ पे ओनली एक हाइड्रोजन होगा, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, वन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये वाली एल्किन का पास वाला ये हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें चार होंगे। हेड अपन इसकी बात करें तो एक यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे तीन, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे सेवन। और अपन इसकी बात करते हैं तो देखो तीन, तीन यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे टेन अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब इसको आप स्टेबिलिटी में अरेंज कर लो। पहले किस में अरेंज कर लेते हैं अपन, स्टेबिलिटी में। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इंक्रीज होंगे तो एल्किन की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, 4 नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। ये अपना ऑर्डर आ गया। देखो 4 नंबर मतलब फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखो 4 में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, थर्ड में उससे कम है, उससे कम सेकंड में, सबसे कम फर्स्ट में। ये मैंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख दिया। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर अब आप लिख सकते हो, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। ओके है, समझ में आई कुछ बात आपको। अब देखो अपन नेक्स्ट एग्जांपल और इसमें डिस्कस करते हैं। कुछ इस तरह से अपना एग्जांपल रहेगा। ये एक एग्जांपल ये लिया, दूसरा एग्जांपल ये लिया, तीसरा एग्जांपल ये लिया मैंने, चौथा एग्जांपल ये ले लिया एंड 5 एग्जांपल ये ले लिया। ओके, देखो फर्स्ट नंबर कंपाउंड, सेकंड, थर्ड ये हो गया, फोर्थ नंबर पे, ये फिफ्थ नंबर पे। देखो ये मैं नहीं भी लिखूं तो आप समझ जाना कि अपना सीरियल यही चलेगा। चलो, अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 0 है क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है। ओके, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 तो यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसमें भी कितने, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 12 है। तो सबसे पहले बात बताओ मेरे को, जो 5 नंबर वाला था वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। अपन स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक कर लेते हैं और उसका अपन इनवर्स कर देंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। ओके, तो मोर स्टेबल ये होगा। उसके बाद में लिस्ट स्टेबल ये होगा, मतलब सबसे लास्ट में मैं क्या लिख दूं, सबसे लास्ट में मैं लिख सकता हूं यहाँ पे फर्स्ट नंबर। ओके, अब बात करते हैं अपन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की। सब में अल्फा हाइड्रोजन अगर सेम है तो क्या चेक करते हैं स्टूडेंट, अपन चेक करते हैं एसिमेट्रिक एल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिमेट्रिक एल्कीन। और एसिमेट्रिक एल्कीन कौन सी होगी, जिसमें एक कार्बन एटम पे दो ग्रुप सेम लगे हुए हो। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है,
इस वाले कार्बन एटम पे दोनों ग्रुप सेम है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। इस वाले की चेक करें तो ये CH3 और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये एसिमेट्रिक एल्किन हो जाएगी। इसको मैं पहले लिख देता हूं, मतलब 2 नंबर इसको दे दूंगा। अब बात आती है अपनी थर्ड नंबर एंड 4 नंबर, दोनों में सेम है और दोनों क्या अपने सिमेट्रिक है। तो इसमें ट्रांस देखो, यहाँ पे ये CH3 तो ये सीस होगी, और ये CH3 ये CH3 लगा दूं तो ये ट्रांस होगी। तो 4 नंबर एंड थर्ड नंबर ये हो जाएगा अपना स्टेबिलिटी का। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की जब अपन बात करें, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये इसका अपन इन्वर्स कर देंगे, फर्स्ट थर्ड 4 2 एंड 5। ये लीजिए स्टूडेंट, अपन ने हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन निकालना अपन ने सीख लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अपन आगे नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन पे चलते हैं। बाकी एग्जांपल आपको ऐप पे मिल जाएंगे, एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल यही अपने को पैटर्न ध्यान रखना है जब भी अपन हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कंप्लीट करें। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये जो एप्लीकेशन अपन लेंगे, ये एप्लीकेशन लेंगे स्टूडेंट हीट ऑफ कॉम्बुशन, ये अपन लेंगे हीट ऑफ कम्ब्यूशन, हीट ऑफ कम्ब्यूशन। देखो इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन ये किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पे, एक्सेस होगा, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देखो आप तो सिंपल ये देखना कि किसी भी हाइड्रोजन को अपन जलाते हैं क्या बनता है, CO2 बन जाता है एंड वाटर बन जाता है, और प्लस क्या होती है, हीट निकलती है, प्लस यहाँ पे क्या होती है, हीट निकलती है। ठीक है, हीट निकलती है, मतलब ये वाली रिएक्शन भी अपनी कौन सी होगी, इस रिएक्शन को भी अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपन किसको बोलेंगे। ठीक है, मतलब हीट बाहर निकलेगी, मतलब उनका हीट चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा H इज इक्वल टू प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। चलो अपन इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लेते हैं ताकि इसके अपन रीजनिंग अच्छे से कर जाए। ठीक है, चलो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे बना रहा हूँ स्टूडेंट में, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये हाइड्रोकार्बन और ये लीजिए प्रोडक्ट, ये क्या है हाइड्रोकार्बन, तो अपन बोलेंगे हाइड्रोकार्बन और प्लस और टू क्या हो जाएगी एक्सेस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CO2 और H2। ओके है, अच्छा यहाँ पे जो एनर्जी है, इस एनर्जी को अपन क्या बोल देंगे, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ER, इस एनर्जी को क्या बोल देंगे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी होगी इसी को अपन क्या बोल देंगे, हीट ऑफ कंब्यूशन एनर्जी बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये जो कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो हीट ऑफ कंब्यूशन कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, जरूरी नहीं है वो एल्केन हो, वो एल्किन भी हो सकता है, वो एल्काइन भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें भी कार्बन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो अपने लिए क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। और उसका अपन हीट ऑफ कॉम्बिशन देखें तो आप एक ट्रिक्स थोड़ा ध्यान में रखना। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, अपने को क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख दूं इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, ठीक है, देन हीट ऑफ कॉम्बिशन, हीट ऑफ कॉम्बिशन ये इंक्रीज हो जाएगी। मतलब फर्स्ट अपने को क्या रूल ध्यान रखना है, अपने को कुछ भी नहीं देखना है, केवल अपने को इतना देखना है कि मतलब हीट ऑफ कंब्यूशन क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके है स्टूडेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर सेम हो तो अपन चलेंगे उस कंपाउंड की हाइड्रोकार्बन की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब सबसे पहले अपन क्या चीज चेक करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें भी ज्यादा है। अब आपसे मैं एक बात बोलूं,
एक अपना मेथेन, एक कार्बन है, एक अपना एथेन है, दो कार्बन। अच्छा ये बात बताओ आप, सिंपल सी अपन सिंपल तरीके से समझे कि एक तो एक कार्बन है, एक दो कार्बन है, किसको जलाने से ज्यादा हीट निकलेगी? दो कार्बन को जलाने से निकलेगी, ठीक है। या फिर एक तो छोटी सी लकड़ी है और एक बड़ी लकड़ा, ठीक है, किसको जलाएंगे तो हीट ज्यादा निकलेगी? बड़े वाले को जलाएंगे तो हीट ज्यादा निकलेगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। फर्स्ट ऑल अपन क्या चेक करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर डिफरेंट हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर डिफरेंट हो, तो अपन क्या चीज चेक करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सेकंड नंबर पे अपन क्या चीज चेक करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी चेक करेंगे। ध्यान स्टूडेंट ये रखना कि फर्स्ट नंबर पे अपने को कार्बन एटम ही सिलेक्ट करने हैं, चेक करने हैं। कब? जब हीट ऑफ कॉम्बुशन का अपने को क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? फर्स्ट अपन लिखते हैं 1,3 डाइएक्सियल, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। इसको अपन बोलते हैं गॉसियन इंटरेक्शन, इसको अपन बोलते हैं गॉसियन इंटरेक्शन। ये स्टूडेंट आपको ध्यान रहना चाहिए कि 1,3 डाई एक्सियल जो इंटरेक्शन है, ये वाला, ठीक है। हालांकि ये चीजें अपन अभी कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि आपको इंटरेक्शन, गॉसियन इंटरेक्शन पता नहीं है। ये अपन पढ़ेंगे कहाँ पे? कन्फर्मेशन जब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म अपन देखेंगे तो वहां पे कन्फर्मेशन जब अपन पढ़ेंगे, वहां पे अपने को ये चेक करेंगे। आपके दिमाग में केवल इतना होना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इस पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। पक्का मैं आपको उस समय रिपीट भी कराऊंगा ये चीजें कि अपन ने कहाँ पे छोड़ा था, और अपन ने ये लिखा था, कंफर्मेशन लिखा था, ओके। तो देखो सेकंड इसमें डिपेंड करती है किसमें? स्ट्रेन पे, स्ट्रेन पे, मतलब जो भी स्ट्रेन हाइड्रोकार्बन में जो स्ट्रेन होगी उस पर डिपेंड करती है। किस तरह से डिपेंड करती है? पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेन, स्ट्रेन ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और थर्ड अपन देखते हैं, थर्ड अपन देखते हैं एल्कीन। जब आ जाए अपना एल्कीन, देखो अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट में लिखने से पहले आ जाओ स्टूडेंट, अपन इस तरफ आ जाओ अपने, ठीक है। अच्छा, इस जो एनर्जी है इसको भी अपन बोलते हैं हीट ऑफ कॉम्बुशन, ठीक है। इसको अगर अपन हीट ऑफ कॉम्बुशन बोलते हैं इस वाली एनर्जी को, तो अगर मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में बढ़ा दूं, देखो पोटेंशियल एनर्जी अभी इतनी थी, यहां से लेके, एक मिनट, देखो अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल एनर्जी थी। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दूं मैं थोड़ा सा, कितना कर दूं, मतलब हाइड्रोकार्बन यहाँ पे है तो ये वाला बैरियर बनेगा, तो ये भी बढ़ जाएगी अपनी, ये भी इतनी हो जाएगी, ठीक है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? हीट ऑफ कॉम्बुशन बोलते हैं। मतलब एल्कीन में क्या चेक करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगी? ये प्रोपोर्शनल होगी, आप बोल सकते हो स्टेबिलिटी, मान लो स्टेबिलिटी के क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी के क्या होगा? समझाता हूँ वापिस मैं आपको। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी अपन ने इंक्रीज की, मतलब ऊपर की तरफ किया, तो बताओ एमओटी क्या कहती है अपनी की? जिस ऑर्बिटल्स की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, ओके। ये अपन ने चेक कर लिया। देखो पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करेगी, और पोटेंशियल एनर्जी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फर्स्ट अपन ने चेक किया है कि 1,3 डाइएक्सेल, जो अपन कंफर्मेशन पढ़ेंगे उस समय आपको देखेंगे। सेकंड है स्ट्रेन बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ेगी तो जो हीट ऑफ कंब्यूशन है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। और थर्ड अपन बात करते हैं स्टेबिलिटी की। अब आ जाओ अपन एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए यहाँ पे, देखो स्टूडेंट, इनको अपन सॉल्व करते हैं। हीट ऑफ कॉम्बुशन, ठीक है, हीट ऑफ कॉम्बुशन में आपको अरेंज करना है। फर्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें CH4, ये इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन, इसमें तीन कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेक करेंगे, और नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे
तो हीट ऑफ कॉम्बिशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये लीजिए स्टूडेंट। सेकंड देखिए अपना, इसमें 3 कार्बन एटम, इसमें 4 कार्बन एटम है, इसमें 5 एंड इसमें 6। बताइए 4 3 2 1, इट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कम्बशन। ठीक है। थर्ड एग्जांपल में देखो कितने कार्बन एटम है, 6। इसमें कितने कार्बन एटम है, 5 की तो रिंग है और एक ये बाहर रहा, टोटल कितने कार्बन एटम हो गए, 6। यहाँ पे देखो 4 तो रिंग में है और 5 एंड 6, टोटल कितने कार्बन एटम हो गए, 6। और यहाँ पे 3 में तो रिंग बनी हुई है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, टोटल कार्बन एटम क्या हो गए, 6 कार्बन एटम हो गए। अब देखो फर्स्ट अपन ने क्या चेक किया, यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ कार्बन एटम, हीट ऑफ कॉम्बिशन इंक्रीज। फिर अपन सेकंड चीज चेक करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी, यहाँ पे आप बात लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी के हीट ऑफ कॉम्बिशन ओके है, प्रोपोर्शनल होती है। पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेन ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल किसकी होती है, हीट ऑफ कॉम्बिशन की। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अपन ने छोटी क्लासेस में देखा कि ये देखो 6 मेंबर रिंग है और ये 5 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग है। स्ट्रेन देखो किसका ज्यादा स्ट्रेन है, स्ट्रेन किसका ज्यादा है, इस वाले का स्ट्रेन सबसे ज्यादा है। ठीक है, मतलब बड़ा है इसलिए लिख दूं, इसका थोड़ा सा कम स्ट्रेन है, इसका और भी कम है, और इसमें स्ट्रेन होता ही नहीं है, ये मान लो आप, तो छोटा स्ट्रेन है तो स्ट्रेन बढ़ेगा तो इसकी हीट ऑफ कॉम्बिशन है वो भी बढ़ जाएगी। तो अपना आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। ये लीजिए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाओ। टोटल कार्बन बताओ आप, देखो 3 तो इधर रहे और 3 इधर रहे, 6 हो गए। इसमें कितने हैं, देखो 3 अगर ये है तो 4 5, इसमें कितने हैं, 3 अगर ये कार्बन है तो 1 4 है। बता दीजिए आंसर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम से ही कर लेंगे। नेक्स्ट देखो कितने कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम। इसमें कितने, 6 तो ये रहे और एक ये रहा, टोटल कितने हो गए, 7। इसमें कितने हो गए, 6 की रिंग, 7 8 8 कार्बन एटम। इसमें कितने हो गए, देखो ज्यादा ही लग रहे हैं मेरे को, 6 की तो रिंग हो गई, 7 8 9 एंड 10 10 कार्बन एटम है। आप कर दो इसको क्वेश्चन को, 4 3 2 1 इज द राइट आंसर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ कॉम्बिशन। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 4, ये कितने हो जाएंगे, 5 एंड कितने हो जाएंगे, 6। बता दीजिए स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा अपना, 5 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट कंपाउंड सेकंड थर्ड 4 5, 5 4 3 2 एंड 1। आप देखो एल्कीन देखते ही आप ये मत देख लेने जाना कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ कॉम्बिशन उतनी ही कम होगी, ये आप मत देखने लग जाना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या चेक करना है, अपने को नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करने हैं, बस ये गलती आप मत कर देना। ठीक है, यहाँ पे कार्बन एटम कितने, 4 है, यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे कितने हैं, 4 कार्बन एटम, यहाँ पे हो गए अपने 6 कार्बन एटम, और ये हो गए अपने थर्ड। तो अपना 6 कार्बन एटम की कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, मतलब 4 नंबर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, 4 नंबर पे 6। फिर देखो ये भी 4 ये भी 4, इस तीनों में कार्बन एटम कितने हैं, 4 4 है। अब अपने को चेक करनी पड़ेगी इनकी स्टेबिलिटी, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट, अपन ये चेक करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें कितने हैं, 3 एंड 3, ये हो गए 6। पहले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम हो तो अपन चेक करते हैं एसिमेट्रिक एल्किन, एसिमेट्रिक एल्किन इसमें ये वाली होगी, तो ये कर देंगे अपन, इनका अपन स्टेबिलिटी लिख लो, पहले इनका स्टेबिलिटी लिख लेंगे इन तीनों का, तो सेकंड नंबर। उसके बाद में ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक, इसमें ट्रांस वाली होगी तो थर्ड, फिर 1। ठीक है, और स्टेबिलिटी का इनवर्स किस में लिखेंगे अपन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, तो 4 नंबर, उसके बाद में 1
3, उसके बाद में 2, और लास्ट कौन सा हो जाएगा अपना 5 हो जाएगा, मतलब ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में आप सब लोगों को। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन एक इंटरेस्टेड एप्लीकेशंस की चर्चा करते हैं जहां से अपने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो किस तरह से एक सिंपल सा एप्लीकेशन है और उसमें किस तरह से अपने को सवाल दे देंगे, वो देखो। एप्लीकेशन का नाम है बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन, AL, बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन। ये देखो स्टूडेंट, आप समझो इस पे किस तरह के सवाल अपने को पूछे जाते हैं। देखो थोड़ा सा मैं कल की क्लास आपको रिपीट करवा दूं। जब अपन ने एल्कीन का व्यू ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंटेशन देखा था, कुछ इस तरह से देखा था। एक हाइड्रोजन को अपन ने इस तरह से शो किया था। ओके, हुआ क्या था उस समय, सिग्मा बॉन्ड, एंड ये क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग, यही था। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे थे और ये यहाँ पे जा रहा था, यही चीजें पॉसिबल हो रही थी। मतलब कुल मिला के यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये H+। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन H इट इज, और ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जा गया था अपना इस तरह से। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट जो डबल बॉन्ड थे, मतलब पाई बॉन्ड जिसको मैं लिख सकता हूं, या फिर डबल बॉन्ड थे, वो किसमें कन्वर्ट हो गए, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। यही बात समझ में आ रही है अपने को। ठीक है, देखो कोई भी बॉन्ड डबल बॉन्ड से अगर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, सिंगल बॉन्ड में, तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। फर्स्ट अपन ये देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ स्टूडेंट। ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ इस हाइड्रोजन की वजह से, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। इस वजह से ही तो ओवरलैपिंग हुई, और ओवरलैपिंग से ही ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, एज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेज, देन नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीजेस होगी, यही बात होगी। मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ओवर मिला के डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और क्या क्या चेंज होंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंज होंगे, सोचो जरा आप, बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंज होंगे। आप मेरे को एक बात बताओ, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, सिंगल में चेंज हो गया, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया इसका, डिक्रीज हो गया, नहीं हुआ, हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड है, आपको पूछा जाए कि बॉन्ड स्ट्रेचिंग, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे, सी डबल बॉन्ड सी को अरेंज कीजिए, तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेचिंग भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तीसरा इस तरह से पूछा जा सकता है कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बताइए स्टूडेंट, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी इसकी, इंक्रीज हो गई। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो ये क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड से जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को कि ये जब डिलोकेलाइजेशन हुआ उसकी वजह से हुआ सिंगल बॉन्ड में, और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन प्रेजेंट होता है क्या। ठीक है, मतलब अगर ये वाला था तो इसमें रोटेशन अब्सेंट है। ओके, और इसे सिंगल बॉन्ड जब बन गया तो इसमें रोटेशन प्रेजेंट है। मतलब आपको अगर ये पूछे कि आपको पूछे कि इजी ऑफ रोटेशन, ठीक है, ईज ऑफ रोटेशन जिसको अपन बोल सकते हैं, तो वो तो अपने बढ़ते हैं, ईज ऑफ रोटेशन, समझना इस चीज को, यही क्वेश्चन अपना पूछा गया था। ईज ऑफ रोटेशन वो बढ़ जाते हैं, क्यों, देखो सिंगल बॉन्ड में रोटेशन बढ़ गई, और डबल बॉन्ड से कन्वर्ट किस में हो गया, सिंगल में कन्वर्ट हो गया। अब सिंगल में जब कन्वर्ट होता है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये कहूं कि
कोई भी एनर्जी प्रोफाइल बना लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड था, ये जो एनर्जी बैरियर है, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया तभी तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। तो इस एनर्जी बैरियर, ये जो एनर्जी बैरियर है, इसको इजीली कब क्रॉस करेगा? जब हाइड्रोजन बढ़ेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो इसको मैं बोल सकता हूं, एक जो टर्मिनोलॉजी है वो है रोटेशनल, रोटेशनल बैरियर। ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, आपसे एक वापिस मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखेंगे, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जब बढ़ेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जब बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ेगी, और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जब बढ़ेगी तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेंगे, यही बढ़ेंगे ना, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब देखो इसमें क्या क्या चेंज होंगे। डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सिंगल वाला बढ़ रहा है। डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि क्या बढ़ रहा है स्टूडेंट? सिंगल बॉन्ड बढ़ रहा है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमेशा ज्यादा होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि रोटेशनल बैरियर, ठीक है, ये क्या होगा? देखो ये मैंने आपको समझा दिया कि ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जब कन्वर्ट होता है तो ये मान लो एक तरह से ये रोटेशनल बैरियर है। इसको क्या बोल देंगे अपन? एनर्जी बैरियर नहीं बोल के क्या बोल देंगे? रोटेशनल बैरियर बोल देंगे, ठीक है। अगर ये रोटेशनल बैरियर स्टूडेंट कम होगा, अगर ये कम होगा तो इजीली डबल सिंगल बॉन्ड बनेगी, और हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तभी तो सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। मतलब ये रोटेशनल बैरियर को कम करेंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे रोटेशन बैरियर को कम करेंगे, और ईज ऑफ रोटेशन बढ़ जाएंगे। मतलब सिंगल बॉन्ड जब बढ़ रहा है तो रोटेशन बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो रीजनिंग अपने को पूछी गई थी वो देखो कुछ इस तरह से लिखे आप क्वेश्चन। अरेंज, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोटेशनल, रोटेशनल बैरियर। बस थोड़ा सा यहाँ पे आप एग्जाम के टाइम पे स्ट्राइक कर लेना, रोटेशनल रोटेशनल कुछ आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में मत चले जाना, ठीक है, कि ये तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आ गया, इसको तो अपन छोड़ के ही आना है अपने को, ठीक है, क्योंकि टफ समझते हैं ना थोड़ा अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। हालांकि कुछ भी टफ नहीं रहेगी, आप निश्चिंत होके आप क्लासेज को पढ़ते रहिए, ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए, सब कुछ आपका इजी हो जाएगा, और सब सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। देखो रोटेशनल बैरियर ऑफ इंडिकेटेड बॉन्ड, आपको इंडिकेटेड बॉन्ड भी जरूर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखते हैं, देखिए फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड लिखा, सेकंड में लिख रहा हूँ, ये लिख दिया, कार्बन लिख दो, चलो यहाँ पे। थर्ड में लिख रहा हूँ ये वाला, एंड फोर्थ लिख रहा हूँ क्या है? ये वाला, ओके। और बॉन्ड अपने को इंडिकेशन देगा, इस तरह से अपने को एग्जाम में इंडिकेशन दिए आएंगे, ठीक है। ये रोटेशन, ये रोटेशन, ये रोटेशन एंड ये रोटेशन। इतना देखने के बाद में तो अपनी हिम्मत ही नहीं होती है कि अपन क्वेश्चन करें, ठीक है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट, रोटेशन बैरियर का मतलब अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो, और अल्फा हाइड्रोजन जब बढ़ेंगे तो रोटेशनल बैरियर क्या होगा? रोटेशनल बैरियर आर भी लिख दूं मैं इसको, ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ पे स्पेशली बता भी रखा है, या फिर आप डायरेक्टली देखो लास्ट में फिर यही करना आपको, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज, क्या क्या होगा इसमें, ये सारे प्रॉपर्टीज लिख लो, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको कॉन्सेप्चुअल तो याद रहना ही नहीं है, और नहीं रहना तो कम से कम क्वेश्चन तो सही करो, ठीक है। बाकी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है, आप पढ़ सकते हो इसीलिए, ठीक है। तो रोटेशनल बैरियर डिक्रीज हो जाएगा। अब आप ऑर्डर लिख सकते हो, किसकी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे? इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है,
इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 12। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 है। किसका ज्यादा होगा, सेकंड वाले का। ठीक है, अपन बात करें अल्फा हाइड्रोजन सेकंड वाले का ज्यादा है, मतलब सेकंड वाले का बैरियर सबसे कम होगा। ठीक है, फिर अपन बात करें, ये 0 है स्टूडेंट, फिर अपन बात करें 6 वाले का, मतलब थर्ड, फिर फर्स्ट हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4। मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे, जिसमें कम होंगे अल्फा हाइड्रोजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान लो आप, तो क्या है, रोटेशनल बैरियर है। ठीक है, और ईज ऑफ रोटेशनल, अगर आपको रोटेशनल नंबर पूछे तो आपको क्या बताना है, प्रोपोर्शनल होगा। सारी चीजें आप अलग अलग सेपरेट करके दिमाग में रखना, तो बिल्कुल अपना इजी क्वेश्चन बन गए। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, उसका बैरियर कम, कर लेना आप थोड़ा सा और देख लेना इस चीज को। ओके है, अब देखो स्टूडेंट, अपन नए एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन अपना रिलेटिव रिलेटिव रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन टुवर्ड्स ARSE। मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि बेंजीन है, कौन सी रिएक्शन देते हैं, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट इसकी, कौन सी रिएक्शन, ARSE, मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अब बेंजीन को अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसकी रिएक्टिविटी अपन पढ़ रहे हैं। चलो अपन एक कॉमन रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। आपने खूब पढ़ी है स्टूडेंट, केवल यहाँ पे अपन रीजनिंग सॉल्व करेंगे इन चीजों की। कोई भी रीजेंट होगा उसको अपन इस तरह से लिखते हैं, E&NU। ओके, क्या बनेगा इसमें प्रोडक्ट, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बने जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके है, अब इसकी मैकेनिज्म की तरफ बढ़े तो फर्स्ट ऑफ अपन क्या देखते हैं, E&U से एक तो इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बन जाता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये बेंजीन है, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रीजेंट पढ़ाया था तो बेंजीन कौन सी कैटेगरीज में है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफाइल है तो इस पे क्या जुड़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेंगे। या मैं यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म का पोर्शन लिख देता हूँ, मतलब इस तरह से। और इसी स्टेप को अपन क्या बोलते हैं, RDS स्टेप बोलते हैं और स्लो स्टेप बोलते हैं। बस अपने को काम की चीज अपने को यही रखनी है। क्या बन जाता है इसमें, इसमें ये बन जाता है स्टूडेंट, ये E जुड़ जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। क्या बोलते हैं इसको, जरा आप इसका नाम बताना। इसमें फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती रहती है आगे। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे बनती रहती है, अपने को उससे मतलब नहीं है इतना। तो देखो इसको अपन बोलते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं व्हीलेंड आयन, व्हीलेंड आयन बोलते हैं, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, ये जो कार्बोकेटाइन बन रहे हैं इसको मैं क्या चीज आपको समझाना चाहता हूँ वो आप देखो, कि देखो इसका जो स्लो स्टेप है इसमें क्या जुड़ रहे हैं, E+ जुड़ रहे हैं इसके ऊपर। मतलब अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर दूं, अगर मैं इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर दूं तो क्या इजीली E+ जुड़ेंगे इस पे, इजीली E+ जुड़ेंगे। मतलब क्या कह सकता हूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर बेंजीन की मैं इंक्रीज कर दूं तो रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ARSE, यही तो होती है ARSE जो मैंने लिखी है। ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगी, रेट रेट क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी चीजें अपन देख सकते हैं। वापिस देखो स्टूडेंट, ये बेंजीन है अपना, मैं बता दूं ये बेंजीन है, न्यूक्लियोफाइल है, इस पे क्या जुड़ेंगे, E+ जुड़ेंगे।
अच्छा, इसी को मैं बोलूंगा स्लो स्टेप, और इसी को क्या बोलूंगा, आरडीएस स्टेप। मतलब अपना जो रेट है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, इस बेंजीन पे डिपेंड करेगा और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। ये देखो इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन है। अगर मैं इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दूं, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा दूं, काफी सारा नेगेटिव चार्ज कर दिया, तो क्या ई प्लस इजिली जुड़ेंगे, और अगर इजिली जुड़ेंगे तो रेट रेट क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और इसका जो कांस्टेंट अपन जो भी लेते हैं वो भी इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना। अब अपने को ये देखना है कि बेंजीन पे ऐसे कौन से ग्रुप है, बेंजीन पे ऐसे कौन से ग्रुप है, मान लो सपोज करो ये कोई भी ग्रुप है, ठीक है, और ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ध्यान देना स्टूडेंट इस चीज को, आप यहां से रीजनिंग पूछी जाती है जो अपने को सही करनी है। यहाँ पे ग्रुप लगा दिया, ठीक है, और एक बेंजीन मैंने लिख दिया है बीच, ये बीच में लिख दिया, इस पे कोई भी ग्रुप नहीं है, ठीक है। ये ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो मैंने जो एरो लगाए हैं स्टूडेंट, वो यही एरो लगाए हैं, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इधर वाला, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अब बताओ मेरे को स्टूडेंट एक बात, कि अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या बेंजीन में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बताओ ई प्लस किस पे ज्यादा जुड़ेगा, ई प्लस ज्यादा फास्ट इसी पे जुड़ेगा, इसमें बेंजीन पे कोई भी ग्रुप नहीं है, और सबसे कम इस पे जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर, आपको केवल यही ध्यान रखना है कि बेंजीन पे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो क्या करेंगे, उसकी रिएक्टिविटी को टुवर्ड्स ए आर एसी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, और विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, यहां तक बात क्लियर हुई आपके। अब देखो, देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये अपना क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन रिंग, या फिर बोल सकता हूं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ARSC, या फिर मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ ARSC, या फिर बोल सकता हूं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। देखो बेंजीन रिंग, इस टाइप से आपको अलग अलग क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। अब देखना यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ कुछ। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल अपना, फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा, ये बेंजीन है, इस पे जोड़ दिया CH3, ओके। सेकंड जोड़ दिया मैंने CD3, एंड जो थर्ड है वो जोड़ दिया मैंने CT3। ये लीजिए स्टूडेंट, मैंने एग्जाम्पल जोड़ दिए। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे CH3 का कौन सा इफेक्ट है। देखो प्लस आई भी अपन ने देखा, प्लस एच भी देखा है, रिमाइंड करा रहा हूं मैं वापिस, यहाँ पे भी प्लस आई प्लस एच, यहाँ पे भी प्लस आई एंड प्लस एच, ठीक है। अब देखो कि किसका प्लस एच ज्यादा है, डोमिनेंट प्लस एच होगा प्लस आई से, ये बात कल अपन ने क्लियर कर ली थी। किसका प्लस एच ज्यादा है वो आप देखो, किसका प्लस एच ज्यादा है, CH3 का प्लस एच ज्यादा है CD3 से, और CD3 का प्लस एच ज्यादा है CT3 से। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गए क्या ये।
अब देखो, इसका प्लस है ज्यादा, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गए क्या, ये लो, ये देखो इससे कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दो एरो लगा दिए मैंने, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और भी कम हुआ, और ये ओनली एक एरो लगाया, मतलब प्लस एच इसका कम है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम है। बता दीजिए स्टूडेंट आप किस पे इलेक्ट्रोफाइल इजीली जुड़ जाएंगे, सबसे इजीली इस पे जुड़ेंगे, मतलब ये वाला हो जाएगा अपना, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही मतलब आपसे ये मान लो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट अपन देखते हैं CS3, सेकंड अपना एग्जांपल है CS2CS3, और थर्ड अपना एग्जांपल है वो है हम्म, ये मान लो आप तो, ये एग्जांपल से ओके है। अब देखो, आप तो मेरे को एक बात बता दो, यहाँ पे कार्बन का प्लस आई प्लस एच दोनों है तो डोमिनेंट एच होगा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1। इसका रिलीजिंग पावर ज्यादा होगा, इसका रिलीजिंग पावर ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसका थोड़ा कम होगा, और इसका और भी कम होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एक ही है, तो नेगेटिव थोड़ा कम कर दूं, ये नेगेटिव और भी कम कर दिया, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा अपना इलेक्ट्रो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने का, वो हो जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केस में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ये मैंने ले लिया CF3, ये वाला केस आता है स्टूडेंट, और इसमें गड़बड़ी होने के ज्यादा चांस रहते हैं। CCl3, आपको मैं थोड़ा एकदम आपको इजी करके बताऊंगा, CBr3, एंड लास्ट अपना CI3, ओके है। अब देखिए चलिए अपन बात कर लेते हैं, देखो CF3 इनका कौन सा इफेक्ट है, माइनस एच इफेक्ट है, ये तो आपको पता चल गया होगा, माइनस एच इफेक्ट, माइनस एच का ऑर्डर भी पता होगा आपको, कौन सा ऑर्डर होता है, CI3 सबसे ज्यादा, फिर CBr3, फिर CCl3, एंड लास्ट में CF3, ये माइनस आई का ऑर्डर है, मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस एच का ऑर्डर है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पावर का, ठीक है। यहाँ पे माइनस आई भी लग रहा है, ये भी आप भूल मत जाना, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर यही है, ठीक है, बार बार रिपीट कर चुका हूं मैं, डोमिनेंट फैक्टर क्या, माइनस एच है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे क्या, तो सबसे ज्यादा पावर इसका है CI3 का, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, ये लो जी मैंने 4 एरो लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, मतलब छोटा सा नेगेटिव चार्ज लिख रहा हूं मैं, और इसका पावर इससे तो कम है CI3 से, तो CBr3 का पावर क्या होगा, ये थोड़े से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब 3 एरो लगा दिए, तो इसका माइनस थोड़ा ज्यादा होगा, इसका पावर और भी कम होगा, 2 एरो लगा दिए, इसका माइनस थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिए, ओनली एक एरो लगाया, इसका माइनस क्या है, सबसे ज्यादा है। वापिस समझना आप ध्यान से, देखो सबके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी तो ये है ही, ये न्यूक्लियोफाइल है बेंजीन, ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज मान लो आप तो। अब नेगेटिव चार्ज को देखो ये खींच रहा है, तो नेगेटिव चार्ज छोटा सा ही बचा ना, कम बचा, ये कम खींच रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा बच गया, ये और भी कम खींच रहा है तो और ज्यादा बच गया, और ये थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है तो और ज्यादा बच गया। अब बता दीजिए इलेक्ट्रोफाइल्स किस पे जुड़ जाएंगे, ये हो गया क्या ऑर्डर, इलेक्ट्रोफाइल जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उस पे आके जुड़ जाएंगे। सब जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको लिखा है स्टूडेंट, सबका आंसर सेम यही होगा, मतलब आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी जाए तो भी आंसर यही करना, रिएक्टिविटी पूछी जाए तो भी यही करना, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछी जाए इसका मतलब भी वही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, चलिए अपन लास्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। एप्लीकेशन से अपना, एप्लीकेशन का नाम है
डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ CH3 एंड CH3, ये अपने को देखना है। देखो ये चीज अपने को यहां से अच्छे से समझनी है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं इस एप्लीकेशन की तरफ। देखो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है ये समझो आप पहले तो। बेंजीन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन अपने किस एटम पर देता है, मतलब किस एटम पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ते हैं, ठीक है, वो इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है। समझ जाओगे आप, देखो बहुत जल्दी समझ जाओगे। मैंने आपको बताया था, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन से अपन इस चीज को कैसे देख रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से देख रहे हैं स्टूडेंट। इसको ऐसे लिखा था क्या कल की क्लास में? बोलिए भी, हाँ लिखा था। चलो, अगर इसको ऐसे लिखा था तो इसकी अपन ने स्ट्रक्चर भी बनाई थी, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाई थी, मतलब ये वाला ग्रुप, मतलब कार्बन पे नेगेटिव और H पॉजिटिव, यही सीन था क्या? मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इस तरह से आ गए, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ठीक है, और यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस वाले कार्बन पे, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे इस वाले कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए, और अगर आपको नहीं भी आती है ना तो भी मेरा तो यही काम है, सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं सिखाऊंगा, जब अपन रेजोनेंस पढ़ेंगे तब सिखाऊंगा, ठीक है। अभी केवल आप इतना ध्यान रखना, अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये इधर आएगा और पाई इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ जुड़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ पे जुड़ेंगे, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहीं पे जुड़ेंगे ना, वहीं पे जुड़ेंगे, मतलब ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेंगे। मतलब यही अपन बोलते हैं कि जो CH3 है, ये जो CH3 है, इस CH3 का डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस कौन सा है, ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिव। मतलब आपसे कोई पूछे कि जो CH3 है वो क्या है, ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिव ग्रुप है, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट, एक एप्लीकेशन अपना और बचेगा इसमें, ठीक है, लास्ट अपने 5-7 मिनट की बात हो रहा, आप बैठे रहिए। देखो CH3 क्या है, ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिव ग्रुप है। अब देखो चलिए अपन CH3 की बात कर ले, ध्यान से समझना इसको। ये कार्बन, ये अक्ष लगा दिया, ये अक्ष लगा दिया, और एक अक्ष को मैंने कल इसे लिखा था क्या, याद करो, ऐसे लिखा होगा। और अगर ऐसे मैंने अक्ष को लिखा है तो देखो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बाहर जाएगा। क्या बोला था मैंने, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई, ये वाला इंटरेक्शन था क्या, जब लास्ट अपन ने देखा था। मैंने आपको बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन में ओवरलैपिंग होती है, वो एक होती है अपनी सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल्स, दूसरी होती है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई स्टार या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग, और थर्ड मैंने आपको ये एग्जांपल केस बताया था। तो देखो अगर ये बाहर निकल रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, बता दीजिए आप। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यही आएगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये एक्स एंड ये एक्स है, ठीक है। देखो बहुत ही इंटरेस्टेड है भाई, पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस वाले एटम की तरफ आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस बॉन्ड पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेंगे, क्या इन पॉजिटिव चार्ज पे जुड़ेंगे क्या, नहीं जुड़ेंगे। इस पे जुड़ेंगे क्या, नहीं जुड़ेंगे। इस पे भी जुड़ेंगे क्या, नहीं जुड़ेंगे। तो कहाँ पे जुड़ेंगे, मैं पेन चेंज करके लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल इस वाले पे जुड़ेगा, मतलब मेटा पे, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रोफाइल किस पे जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल अपना इस पे जुड़ जाएगा। देखो जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उस पे तो जुड़ेगा नहीं, ठीक है। जिसपे पॉजिटिव चार्ज नहीं है
मतलब इस वाले पे जुड़ जाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, मेटा। तो मैं आपको यही क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको लिख सकता हूँ कि जो CH3 ग्रुप था, CH3 ग्रुप था, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एंड CH3 ग्रुप था, ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आ गई बात समझ में आपको? ठीक है, ध्यान से इन चीजों को आप देख लेना। अब देखो, आगे अपन रेजोनेंस में भी इसकी चर्चा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक आपसे मैं एक केस डिस्कस करने वाला हूं। अपन ने CH3 का कर लिया, CH3 का कर लिया, और अगर आपसे ये पूछे, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि CHCl2, इसका कौन सा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है, चलो अब अपन चेक कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये मैं लिख रहा हूं, ये कार्बन लिख दिया, ये क्लोरीन लिख दिया, एक क्लोरीन लिख दिया, और एक हाइड्रोजन ये लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे, चलो थोड़ा सा मैं ऊपर आपको रिपीट करवा दूं एक चीज। देखो CH3 में हाइड्रोजन, CH3 में क्या है बालको, हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन CH3 में क्या है, ये वाला हाइड्रोजन है, CH3 में देखो ये हाइड्रोजन है, ठीक है। और CH3 में क्या है, इस कार्बन पे ये अक्स ग्रुप है, लेकिन ये वाला जो लास्ट मैंने केस लिखा है, इसमें देखो हाइड्रोजन भी है और अक्स ग्रुप भी है, Cl ग्रुप भी है। अब देखो Cl ग्रुप तो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो मतलब ये क्या है, अपना क्या बोल सकते हैं अपन इसको, -H मान लो, ठीक है। और अगर ये H ग्रुप है, इसके कारण क्या है, ये +H, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। अब देखो दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि देखो अगर +H है तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कौन सा होगा, ऑर्थो एंड पैरा होगा। और अगर -H है तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कौन सा होगा, मेटा होगा। देखो यहाँ पे मैं एक बात लिखने से रह गया, डायरेक्ट आप कर सकते हो। CH3 का मतलब क्या होगा, +H होगा, और +H होगा तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होंगे, ऑलवेज होंगे, ठीक है, अगर +H ही है तो। मेटा CH3 कौन सा है, CH3 अपना -H है, और -H क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। यहाँ पे मैं एक बात बोल सकता हूँ स्टूडेंट कि ऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर, देखो रिलीज ग्रुप हो गया ना, ये रिलीज ग्रुप हो गया +H, ये कौन से है, ऑर्थो एंड पैरा। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये कौन सा हो गया, मेटा हो गया। चलो यहाँ पे अपन इस केस की चर्चा करते हैं। यहाँ पे +H भी है और -H भी है Cl का। चलो अपन एक एक अपन स्टडी करते हैं। फर्स्ट अपन लेते हैं +H से अपन स्टडी करते हैं। तो किस तरह से करेंगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा तो एक बात बताओ मेरे को, ये H+ और इस पे नेगेटिव चार्ज लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ये लीजिए। और अगर -H का मैं लिख रहा हूं, -H का, तो ये क्लोरीन बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन लेके। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको स्टूडेंट इस तरह से लिख सकता हूँ सॉरी, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात बताओ, देखो नेगेटिव है, इस पे क्या रेजोनेंस, रेजोनेंस फैक्टर है, ठीक है, थोड़ा सा समझना बस। ये पॉजिटिव है, यहाँ पे भी देखो डबल बॉन्ड है, ये भी रेजोनेंस फैक्टर है, मतलब कौन सा फैक्टर है, रेजोनेंस फैक्टर है। मतलब आप तो ये ध्यान रखो, रेजोनेंस की कंडीशन होती है, सुनो आप ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, लिख भी दूं मैं रेजोनेंस की कंडीशन है। बाकी मैं आपको डिटेल से कल पढ़ाऊंगा आपको। रेजोनेंस की कंडीशन, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ओके, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, ठीक है। इस टाइप की कुछ कंडीशंस होती है रेजोनेंस की, कल अपन देखेंगे अच्छे से इस चीज को, ठीक है। चलो
यहाँ पे देखो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ओके रेजोनेंस। ये नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। मतलब इसमें फैक्टर कौन सा लग रहा है, एक तो रेजोनेंस, ठीक है। दूसरा फैक्टर इसमें भी कौन सा लग रहा है, रेजोनेंस लग रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, ठीक है, इस क्लोरीन में क्या है स्टूडेंट, इस क्लोरीन में डी ऑर्बिटल्स या फिर डी पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स इसमें एम्पिटी होते हैं, आप ये ध्यान रखना कि इस क्लोरीन में डी ऑर्बिटल्स एम्पिटी होते हैं, मतलब खाली होते हैं। ये मान लो डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये एम्पिटी यहाँ पे इंट्रेक्शन हो जाएगा। और कौन सा इंट्रेक्शन हो जाएगा, देखो इस कार्बन के ऊपर पी ऑर्बिटल्स, इस पी ऑर्बिटल्स में नेगेटिव चार्ज, मतलब पी पाई, और ये क्या हो जाएगा, डी पाई। इस इंट्रैक्शन को बोलता हूं स्टूडेंट में पी पाई डी पाई इंट्रैक्शन, ठीक है। वापस देखना आप इस चीज को, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और कुछ भी नहीं बता रहा, केवल मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये कार्बन है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इससे जुड़े हुए क्लोरीन है, इसके पास डी ऑर्बिटल्स एम्पिटी है, ठीक है। तो पी पाई एंड डी पाई इंट्रैक्शन, देखो ये डोमिनेंट फैक्टर होता है, ये डोमिनेंट फैक्टर होता है किससे, मैं आपको बता दूं इंडक्टिव इफेक्ट से भी डोमिनेंट फैक्टर होता है। तो इसमें एक तो रेजोनेंस लग रहा है, और इसमें एक स्टेबिलिटी का फैक्टर कौन सा है, पी पाई डी पाई है। चलो दो फैक्टर है इसमें, और पी पाई डी पाई भी क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, ओके। यहाँ पे देखो एक तो रेजोनेंस फैक्टर लग रहा है, दूसरा देखो ये क्लोरीन है, और क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। और यहाँ पे तो देखो पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, ठीक है। तो ये तो आग में घी डालने वाला काम हो गया, इलेक्ट्रॉन की पहले से ही कमी है, और क्या जुड़ रहा है यहाँ पे, क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई क्या कर देगा, इस पॉजिटिव को कम कर देगा, स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो कौन से एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आप मेरे को बात बताओ, अगर ये वाला ज्यादा स्टेबल है तो ये कौन सा है, प्लस एच वाला, ठीक है। अब एक बात बता दो कि सी एच सी एल टू कौन सा इसमें डोमिनेंट मान लेंगे, प्लस एच डोमिनेंट मानेंगे, किससे, माइनस एच से डोमिनेंट मानेंगे। एक तो मैं आपको ये बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो दूसरा, और अगर प्लस एच होगा तो बता दीजिए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो, इसमें नेक्स्ट केस देखो, अगर ऐसा आ जाए CH2Cl, ठीक है। अगर CH2Cl आ गया, अपन ने कौन सा कर लिया, CHCl2 कर लिया, ओके है। दूसरा अपन क्या करेंगे, CH2Cl। तो देखो इसको दूसरी बार मैं बता रहा हूं आपको, देखो ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, एंड एक ये हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन भी है, अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, एक बार तो इसमें प्लस एच से देखो, और इसमें क्लोरीन ग्रुप है, तो दूसरी बार आप इसमें किससे देखो, माइनस एच से देखो, ठीक है। ये माइनस एच अपन ने लिख लिया। देखो प्लस एच का मतलब, इस प्लस एच का मतलब ये वाला अपन देखेंगे, तो क्या बना देंगे इससे, अपने को स्टूडेंट ये मिलेगा कार्बन, ये प्लस एच, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन इसी पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। बताइए स्टूडेंट, इसमें रेजोनेंस फैक्टर भी है, और दूसरा फैक्टर कौन सा है स्टेबिलिटी में, इस क्लोरीन के पास क्या है, डी ऑर्बिटल एम्पिटी है, डी ऑर्बिटल एम्पिटी। तो कौन सी इंट्रेक्शन हो जाएगी, पी पाई डी पाई इंट्रेक्शन, पी ऑर्बिटल्स में इसमें है। क्यों बोला मैंने, देखो यहाँ पे कि जो पाई ऑर्बिटल्स है, पाई ऑर्बिटल्स है वो ही फील्ड होता है, तो पी पाई हो जाएगा,
और डी पाई ऑर्बिटल्स हो जाएगा, क्योंकि डी वाला है जो पाई ऑर्बिटल्स है वो क्या होता है, एटम के नजदीक होता है, वही एमपीटी है। ठीक है, आप चेक करना है या फिर आपको मैं देखना बताऊंगा जब इनऑर्गेनिक अपन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लोरीन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा। लास्ट इसका क्या होता है, 17 नंबर आता है, 17 नंबर आता है ना क्लोरीन पे। तो कितना होता है, डी वाला एमपीटी होता है, खाली रहता है। ठीक है, तो जो पाई होता है ना, डी के पाई खाली रहते हैं, और पी के पाई ये क्या होता है, फील्ड होते हैं। पी के पाई फील्ड होते हैं, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इसमें, ये वाली इंटरेक्शन बन जाती है पी पाई एंड डी पाई। तो दो फैक्टर होंगे। और यहाँ पे अगर माइनस एच है, नीचे देखो मैं लिख रहा हूँ माइनस एच का, माइनस एच का मतलब ये सीएल, और ये अगर सीएल बाहर जाएगा, अगर ये सीएल बाहर जाएगा तो ऐसी स्थिति अपने को मिलेगी, सीएल नेगेटिव के रूप में बाहर जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव रहेगा और इस पे पॉजिटिव रहेगा, बाकी एज इट इज में लिख दूं। अब देखो यहाँ पे एक फैक्टर कौन सा है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस की कंडीशन मैंने आपको बता दी, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है। ठीक है, दूसरा फैक्टर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये वाला जो फैक्टर है अपना पी पाई डी पाई, ये क्या होता है अपना डोमिनेंट फैक्टर मानते हैं अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से, इंडक्टिव इफेक्ट से, रेजोनेंस से, सबसे डोमिनेंट फैक्टर अपन इसको मानते हैं। ठीक है, आगे अपन इसकी चर्चा और भी करेंगे पी पाई डी पाई की। अभी केवल इतना ध्यान रखना आप, ठीक है, कि जो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है, ये जो इंटरेक्शन है ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट होगा। किससे डोमिनेंट मान लेंगे अपन इसको, जो बाकी के फैक्टर्स है, जैसे मान लो अपना आर है, एच है, आई है, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव। तो यहाँ पे रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे पी पाई डी पाई, तो अपने को कौन सा करवा देंगे, एच से करवा देंगे। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे ये जो CH2Cl आ गया, इस पे ये CH2Cl आ गया, इसका भी कौन सा फैक्टर काम करेंगे अपन, प्लस एच, और प्लस एच होगा तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पे आके जुड़ेंगे, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पे आके जुड़ेंगे। तो लीजिए स्टूडेंट, ये अपना हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपना जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, रेजोनेंस एक मेजर पार्ट होगा। इसमें अपन इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों को कंबाइन करके प्लस इसमें रेजोनेंस को शामिल करते हुए एग्जांपल सब अपन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन को ही देखा है। अब अपन रेजोनेंस जो कि एक मेजर पार्ट अपना चलेगा, ठीक है, 3-4 क्लासेस में कंप्लीट होगा। तब तक अपने को पूरा मतलब ये मान के चलो जीओसी का क्या क्या मामला है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आज को क्लास को मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच।